हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड मनोविज्ञान की विधियाँ, जिसमें हमने 2 विधियाँ पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे हमारी तीसरी विधि, जिसका नाम है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आमने सामने जो बातचीत करते हैं किसी उद्देश्य को लेकर, तो उसे साक्षात्कार कहा जाता है, इंटरव्यू मेथड कहा जाता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है डेंजिन की, 1970 में दी हुई है। ये साक्षात्कार को कुछ इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा है कि साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि साक्षात्कार जो होता है वो आमने सामने का एक संवाद होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं साक्षात्कार के प्रकार। तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर जो साक्षात्कार होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है नैदानिक साक्षात्कार यानी कि क्लिनिकल इंटरव्यू। नंबर 2 है शोध साक्षात्कार यानी कि रिसर्च इंटरव्यू। नंबर 3 है निदानात्मक साक्षात्कार यानी कि डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। नंबर 4 है चयन साक्षात्कार यानी कि सिलेक्शन इंटरव्यू। नंबर 5 है केंद्रित साक्षात्कार यानी कि फोकस्ड इंटरव्यू। तो ये कार्य या उद्देश्य के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। तो ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिसमें से एक है संरचित साक्षात्कार यानी कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये किस प्रकार के होते हैं। तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर जो 5 प्रकार के इंटरव्यू बताए गए हैं, तो उनमें से पहला है नैदानिक साक्षात्कार यानी कि क्लिनिकल इंटरव्यू। इसे हम गहन साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें भेंटकर्ता मतलब जो साक्षात्कार लेने वाला है, वो साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणाओं एवं संघर्षों के अध्ययन में अधिक रुचि दिखलाता है। मतलब जो भी उसकी मानसिक स्थिति होती है उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उससे, क्योंकि ये एक तरह से नैदानिक है, मतलब क्लिनिकल है, कि जो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसी है उसके बारे में है। तो इसलिए इसे हम गहन साक्षात्कार भी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है शोध साक्षात्कार यानी कि रिसर्च इंटरव्यू। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से पूछताछ कर आंकड़ों का संग्रहण करता है। मतलब जो भी टॉपिक होता है जिस पे रिसर्च किया जाता है उसके बारे में डिटेल में डाटा कलेक्ट करता है। आगे इसकी एक डेफिनेशन भी दी हुई है यंग के अनुसार। इस तरह का शोध अधिकतर उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का तुरंत उत्तर पा लेना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिए, यंग के अनुसार। इसके बाद हम देखते हैं निदानात्मक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी खास रोग के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए विषय मतलब जिसका इंटरव्यू लिया जाता है, विषय से पूछताछ करता है जहां मनोवैज्ञानिक और रोगी आमने सामने होता है। मतलब ये एक तरह से आप ट्रीटमेंट ही समझ सकते हैं। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, जो भी मतलब रोगी होता है उससे मनोवैज्ञानिक जो क्वेश्चन पूछता है, वो जो उसको बीमारी है उससे रिलेटेड मतलब जानने के लिए, उसका कारण जानने के लिए उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक और रोगी के बीच में होता है, क्योंकि ये डायग्नोस किया जाता है इसमें जो भी समस्या होती है उसको।
समाजशास्त्रियों द्वारा इस ढंग के साक्षात्कार का उपयोग समाज की समस्याओं का निदान करने में किया जाता है। तो इस तरह का जो इंटरव्यू होता है वो मोस्टली समाजशास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे चयन साक्षात्कार यानी कि सिलेक्शन इंटरव्यू। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी पद या नौकरी के लिए चयन करने के ख्याल से विषय से कुछ पूछताछ करता है। ये जो जॉब में जो इंटरव्यू लिए जाते हैं उस तरह के इंटरव्यू को हम सिलेक्शन इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा केंद्रित साक्षात्कार यानी कि फोकस्ड इंटरव्यू। केंद्रित साक्षात्कार पूर्ण रूप से अध्ययन किए जाने वाली विशेष परिस्थिति से संबंधित विषय की आत्मगत अनुभूतियों, मनोवृत्तियों तथा सांवेगिक अनुक्रियाओं पर केंद्रित होते हैं। तो फोकस्ड इंटरव्यू जो होते हैं वो मतलब जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी जो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इसकी जो फीलिंग्स होती हैं उन पर फोकस्ड होते हैं। एक पर्टिकुलर किसी जो उनकी फीलिंग्स होती हैं उसके ऊपर, उनकी एटीट्यूड मतलब एक टॉपिक या एक जो चीज़ होती है उसके ऊपर ही फोकस्ड होते हैं ये, तो इसलिए इन्हें फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। एंड इसके बाद गाइज हम देखेंगे कि रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता विषय से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है। विषय द्वारा दिए गए उत्तरों को एक मानकीकृत फॉर्म में, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरह का जो साक्षात्कार होता है वो पहले से ही मतलब बनाया जाता है, संरचित होता है, और जो उसके द्वारा विषय के द्वारा जो आंसर दिए जाते हैं वो भी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब पूरी तरह से ये पहले से ही निर्धारित होता है, इसलिए इसे हम संरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसके अन्य नाम भी है औपचारिक साक्षात्कार यानी कि फॉर्मल इंटरव्यू, और प्रतीकृत इंटरव्यू यानी कि पैटर्न इंटरव्यू। तो ये इसके नाम है अन्य, ये भी हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि औपचारिक साक्षात्कार किसे कहते हैं और प्रतिकृति साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसी के ही अन्य नाम हैं। इसके बाद हम देखते हैं असंरचित साक्षात्कार यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछता है वो पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, और न तो वह किसी एक खास क्रम में ही प्रश्नों को पूछता है। मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब पहले से कोई निर्धारित नहीं होता कि क्या पूछना है इसमें, तो इसे हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसके बाद हम देख लेते हैं इनके लाभ और परिसीमाएं क्या हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साक्षात्कार के लाभ तथा परिसीमाएं। साक्षात्कार के निम्न लाभ हैं। नंबर 1 है साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कारकर्ता कम समय में ही वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है। मतलब बहुत जो भी उसे जानना होता है, जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है उसके बारे में बहुत कम समय में बहुत कुछ जान लेता है। नंबर 2 है साक्षात्कार में शोधकर्ता के लिए परिस्थिति पर नियंत्रण करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये बात भी ठीक है क्योंकि आमने सामने होता है, इस वजह से। नंबर 3 है साक्षात्कार में प्रश्नों का लचीलापन होने के कारण शोधकर्ता के लिए कम समय में गहन जानकारी प्राप्त करना संभव हो जाता है। नंबर 4 है प्रश्न समझ में नहीं आने पर उसे पुनः दोहराकर या कुछ परिवर्तन करके पूछा जा सकता है। मतलब इंटरव्यू लेने वाले को अगर कोई प्रश्न का उत्तर अगर समझ में नहीं आया है तो वो उसको दूसरी तरह से पूछकर भी उसका आंसर ले सकता है। तो ये इसके कुछ लाभ थे। परिसीमाएं इसकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं वो यहाँ पर नहीं लिखा मैंने उनको नोट्स में। तो ये थी हमारी साक्षात्कार विधि।
जो कि पूरी हो गई है। इसमें हमने देखा कि साक्षात्कार क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कार्य या उद्देश्य के आधार पर बताया 5 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, इसके लाभ क्या है। तो ये हमारी जो इंटरव्यू मेथड है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी दूसरी विधि। तो गाइज इसके बाद जो हमारी दूसरी विधि है वो है सर्वे विधि, और ये मनोविज्ञान विधि की विधियाँ जो यूनिट 2 है उसकी 4th विधि है। मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका ठीक ढंग से अध्ययन यदि कोई अध्ययनकर्ता एक छोटा प्रतिदर्श में सैंपल व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है लेकर करना चाहे तो ठीक एवं वैज्ञानिक ढंग से वे नहीं कर पाता। तो इसमें क्या बताया गया है कि सर्वे करने के लिए जो सैंपल लिया जाता है व्यक्तियों से, जो मतलब किसी भी समस्या पर जो भी हमें सर्वे करना है, तो जो सैंपल लेते हैं हम इसमें सर्वे विधि में, तो इसके लिए जो छोटा सैंपल होता है वो मतलब वैज्ञानिक ढंग से ठीक नहीं होता। इसके लिए हमें बड़ा सैंपल चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। इस तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रतिदर्श का बड़ा होना तथा समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्ति को लेना अनिवार्य हो जाता है। जैसे समाज में बच्चों के ये है जो जिनके ऊपर सर्वे करना होता है वो कुछ समस्याएं हैं आगे। जैसे समाज में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन, इसके ऊपर एक सर्वे करना है। शादी से पहले होने वाले लैंगिक संबंधों का अध्ययन करना, किशोरों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना। तो ये है जो समस्याएं जिन पे शोध करना है, जिन पे सर्वे करना है। तो इसके लिए जो सैंपल है वो बड़ा होना चाहिए और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के व्यक्ति से लेना उसको अनिवार्य होता है, तभी हम इन पर अच्छे से सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिदर्श का बड़ा होना तथा सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व का होना अनिवार्य है। इसी तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वे विधि को अपनाया गया है। तो जैसा कि इस विधि के नाम से ही हमें पता चल रहा है, सर्वे विधि मतलब कि एक इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। इसके लिए हमें जो सैंपल है वो काफ़ी लोगों के जो से इकट्ठा किया जाता है, समाज के भिन्न भिन्न लोगों के विचार जाने जाते हैं, जो भी हम समस्या लेते हैं इसके लिए। तो ये एक छोटी सी विधि है सर्वे विधि। अब हम इसके गुण देख लेते हैं यहाँ पर। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से आंकड़े संग्रह किए जा सकते हैं। तो सही बात है कि कम समय में बहुत से लोगों से हम सर्वे कर सकते हैं। इस विधि में समाज में भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्तियों का चयन करके उन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है। अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष में भी सामान्यकरण का गुण पाया जाता है। मतलब जो रिजल्ट आता है वो मतलब जो होता है उसमें हम सामान्यकरण कर सकते हैं। इसके बाद इसके दोष हैं कुछ, तो इसके 2 दोष दिए हुए हैं यहाँ पर। इसका प्रयोग शिशुओं पर नहीं किया जा सकता। नंबर 2, इस विधि में समस्या से संबंधित जो आंकड़े संग्रह किए जाते हैं उसकी वैधता पर लोगों का शक बना रहता है। मतलब जो उसकी वैलिडिटी होती है उस पर, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं उनको हम बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इस पर इसकी वैलिडिटी का शक बना रहता है। तो ये थी हमारी दूसरी विधि सर्वे विधि। और इसके बाद हमारी 2 विधि और बचती है। उसके बाद हमारी जो 2nd यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।